स्टडी विथ रिहलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देखेंगे। ये एक पेड़ है, हमने इसमें पानी डाला। अब पानी जो है वो ऊपर कैसे जाएगा? पानी तो जमीन में गया, ऊपर कैसे जाएगा? और इसके अलावा जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती है, उससे हमको मिलता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाया तो लीव ने, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां हो रहा है। अब वो रूट तक कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमको इसका करना होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो शॉर्ट में, जैसे कि यहाँ से यहीं लीव्स से लीव तक ही चला गया। फॉर एग्जांपल कि जो H2 है वो इवेपोरेट होता है लीव से, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में मूव करता है। दूसरा, जब ये रूट से ऊपर तक आना हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। ट्रांसपोर्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है और लॉन्ग डिस्टेंस का होता है। शॉर्ट डिस्टेंस में होते हैं डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में दो थ्योरी है, एक रूट प्रेशर वाली है और दूसरी है ट्रांसपीरेशन पुल वाली। फ्लोएम में एक ही थ्योरी है, मास फ्लो या फिर उसको कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो हमको बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके अलावा एक दो चीजें और है, जैसे कि वाटर रिलेशंस क्या होती हैं वो देखना है, जिसमें वाटर पोटेंशियल देखना है। ये साई है, ये ग्रीक वर्ड है, उसको साई W से डिनोट करते हैं, और साई S और साई P भी देखेंगे हम। वाटर रिलेशंस के बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस और इम्बिबिशन के बारे में देखेंगे। ये चार चीजें हैं जो थोड़ी छोटी छोटी है। मेन हमको शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस देखना है। अब शॉर्ट डिस्टेंस में जो पहला आता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक जगह ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, हाई कंसंट्रेशन है, और दूसरी जगह लो कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल कम है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल है ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जांपल है, अगरबत्ती आपने जलाई होगी। अगरबत्ती जहां आप जलाते हैं वहां से थोड़ी देर में पूरे कमरे में उसकी महक आने लगती है, उसकी खुशबू आने लगती है। तो जहां जलाई आपने अगरबत्ती वहां पे उसके धुएं का, उसकी खुशबू का कंसंट्रेशन हाई है, और जहां अगरबत्ती नहीं जल रही है रूम के दूसरे कोने पे, वहां पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाते हैं। अब मुद्दे वाली बात यह है कि जो CO2 O2 जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो भी डिफ्यूजन से होता है। दूसरा, ये जो डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, प्रेशर डिपेंडेंट रहता है, और कोई मेम्ब्रेन आ जाए बीच में तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है फैसिलिटेटेड, कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो कौन सी फैसिलिटी मिल रही है वो देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल बनाया मैंने, ये एक और सेल मेम्ब्रेन बनाई। अब इसमें क्या होता है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में जब अगर फॉर एग्जांपल H2 या मिनरल्स को जाना हो तो कई जगह तो डिफ्यूजन हो जाता है, कई बार डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ये मेम्ब्रेन को अगर और जूम करके देखें तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर बना रहा हूं मैं। तो ये जो लेयर है इसके बीच में रहते हैं ये प्रोटीन, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, पर ये कुछ मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। कौन से डिफ्यूजन में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये मॉलिक्यूल्स को लेके एक साइड से दूसरी साइड भेज देते हैं। अब ये स्पेसिफिक प्रोटीन कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं उनको, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस फैसिलिटी की भी पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ। क्या है वो देखते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन बनाए, ये सेल मेम्ब्रेन बनाई। अब इसमें क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल एक सिंगल तरीके से चल जाए, उसको कहते हैं यूनिपोर्ट, यूनि मतलब एक। दूसरा कि एक मॉलिक्यूल अकेले जाने से घबरा रहा हो, वो कहता है तू चल साथ में तो मैं जाऊंगा। ये 2 मॉलिक्यूल फिर साथ में जाते हैं, इसको कहते हैं सिम्पोर्ट। सिम का मतलब ही होता है साथ में। तीसरा होता है कि अगेंस्ट, एंटीपोर्ट, एक उधर जाएगा एक इधर आएगा, मतलब यहां से जब जाएगा तो उधर से एक आना जरूरी है। तो ये थे कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रूल्स और रेगुलेशन। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं इनको पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स को पोर रहते हैं इनमें। तो इसी का एक एग्जांपल है कि जो पोरिन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो 8 पोर्स से मिलकर बने होते हैं, उनको एक्वापोरिन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक चीज और कि ये एक प्रोटीन यूज हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब ये सारे जो प्रोटीन्स है सब यूज हो जाएं, मतलब मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज हो जाएं, कि भैया बस हो गया, मैक्सिमम लिमिट उनकी क्रॉस हो जाए, उसको कहते हैं सैचुरेशन, कि भैया सैचुरेट हो गए। इसकी सीधी भाषा में मतलब है कि अब ना हो पाएगा हमसे, सब यूज्ड अप हो गए, सारे चैनल काम कर रहे हैं। तीसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमने देखा था पहले कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब जाते हैं मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं डिफ्यूजन। पर यदि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना हो तो वहां चाहिए ATP, एनर्जी चाहिए, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। पहला जो देखा था डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
वो थे पैसे, वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं थी, एटीपी नहीं चाहिए था। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे एटीपी चाहिए, और क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको अपहिल भी कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। तीनों को कंपेयर कर लेते हैं एक बार, डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। पहले जो हम कंपैरिजन करेंगे वो है स्पेसिफिक प्रोटीन। डिफ्यूजन में स्पेसिफिक प्रोटीन होते ही नहीं है, फैसिलिटेटेड में होते हैं देखा, एक्टिव में भी होते हैं। अभी जो हमने अपहिल की बात की थी एक्टिव में, कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं, पर वहां पे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, प्लस उसमें एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी चीज आती है हाईली सेलेक्टिव। डिफ्यूजन में प्रोटीन ही नहीं होते हैं तो सिलेक्शन कहां से होगा, बाकी दोनों में होते हैं। तीसरी चीज आती है सैचुरेशन, वही बात, प्रोटीन नहीं है तो डिफ्यूजन में होगा नहीं, फैसिलिटेटेड और एक्टिव में होता है। चौथी चीज अपहिल, अपहिल ये भी नहीं होता है, फैसिलिटेटेड भी नहीं होता है, सिर्फ एक्टिव होता है। पांचवी चीज आती है एटीपी। एटीपी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंज्यूम होती है। तो ये तीनों में मेजर डिफरेंस थे, डिफ्यूजन में कुछ भी नहीं होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सारी चीजें होती है। हमने शॉर्ट डिस्टेंस देख लिया, अब हम बात करते हैं वाटर रिलेशंस की, कि भैया वाटर का क्या लेना देना है। अब ये साई है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है। वो साई डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर पोटेंशियल, वाटर की क्या क्षमता है, इसको आप समझते हैं कि H2 है, एक मॉलिक्यूल, दो, तीन मॉलिक्यूल है, ये मूवमेंट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इधर ना किधर मूव हो रहे होंगे, वो मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी बनती है। काइनेटिक एनर्जी बोले तो एनर्जी बन रही है, एनर्जी बन रही है मतलब उसका कुछ पोटेंशियल है, कुछ क्षमता है। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी मत समझना, ये यहाँ पे क्षमता को दर्शा रहा है, उसकी कितनी उसकी पावर है उसमें। तो ये एक बीकर लिया मैंने, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2O के, इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये प्योर H2O है। अब ये हिलेंगे डुलेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल होगा। दूसरी तरफ हमने H2 लिया और उसमें हमने NaCl डाल दिया। ये NaCl से क्या होगा कि H2O की प्योरिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने से क्या होगा, पोटेंशियल उसका कम होगा। ये NaCl जो है वो है सॉल्यूट। और साई डब्ल्यू जो है वाटर पोटेंशियल है, पॉजिटिव रहता है। मान लो ये जो प्योर वाटर है, प्योर H2 है, उसका वाटर पोटेंशियल 10 था, और जब जैसे ही NaCl डाला हमने तो ये जो वाटर पोटेंशियल है वो 8 हो गया, मतलब NaCl डालने से कम हुआ। तो सॉल्यूट का क्या होगा पोटेंशियल, 2। तो हम यहाँ देखते हैं 10 था, 10 में से 2 गए होंगे तभी 8 हुआ होगा। हमें इस बात से ये पता चल गया कि जो -2 है, सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, इसलिए हम सॉल्यूट के पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूट डालने से हमेशा वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो सॉल्यूट को नेगेटिव ले लिया हमने, वाटर का पोटेंशियल देख लिया, सॉल्यूट का देख लिया। अब प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर पोटेंशियल क्या रोल निभाता है कि मान लो ये सेल है, इसमें हमने पानी डाला और डाला, पूरा भर दिया, उससे क्या होगा, सेल फूल जाएगा। फूले तो बोले टर्जिट हो जाएगा। ये टर्जिट क्यों हुआ, क्योंकि H2O प्रेशर लगा रहा है, जो इतने सारे H2 अंदर आए वो प्रेशर लगा रहे हैं अंदर से, जिसको टर्जर प्रेशर कहते हैं। इसका हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अब ये जो टर्जर प्रेशर बना, ये कौन लगा रहा है, H2O लगा रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल में इस टर्जर प्रेशर का भी कुछ हाथ है, या यूं कहूं कि साई P, इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, इसका भी कुछ हाथ है, क्योंकि लगा तो H2 ही रहा है। H2O जब सेल के अंदर हद से ज्यादा जाता है उसको फुला देता है, तो वो उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है ना। तो वाटर पोटेंशियल डिपेंड हुआ एक तो सॉल्यूट से, जिससे कम होता है, प्लस टर्जर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल पे। तो ये था वाटर रिलेशन। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि डिफ्यूजन यदि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की द्वारा हो या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, परमिएबल मतलब जाने देना, परमिट मिलता है ना कि भैया आप जा सकते हो, सेमी मतलब कुछ गिने चुनों को जाने देना। तो हमने सेल बनाया, इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन कह लो या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो, ए और बी है। अब ये ए में मान लो हमने ले लिए 10 मॉलिक्यूल, बी में 2, ए में 10 है और बी में 2 है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अब ये याद रखना चीज, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, H2O के अलावा मान लो NaCl भी होता तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये H2O को तो जाने देगी लेकिन NaCl को नहीं जाने देगी, भले ही यहाँ पे NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो। जब मेम्ब्रेन जाने ही नहीं देगी किसी को तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। अब ये जो एग्जांपल है H2O का, ये इसको जाने देती है, परमिट करती है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वही जैसा डिफ्यूजन में देखा तो वही होता है, बस यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि परमिट देना पड़ेगा। तो H2O के पास वो परमिट है, H2O जा सकता है। प्लस यहाँ पे वाटर पोटेंशियल वाला चीज भी हमने अब सीख लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हमने बताया 10 हैं, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा।
और वहां पे सिर्फ 2 हैं, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो इधर का ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल्स उधर जाएंगे ज्यादा से कम की तरफ। अब जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। 10 मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कि 2 मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। तो ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे। कब तक जाएंगे? जैसे ये 10 थे, 2 थे, फिर यहाँ 9 हुए, 3 हुए, फिर 8, 4, 7, 5, 6 और 6। बस जब ये 6 हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने से क्या होगा भैया? आप रुक गए, उधर भी 6 इधर भी 6, तो ना हाई कंसंट्रेशन बचा ना लो कंसंट्रेशन बचा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रहा, बराबर हो गया दोनों जगह, तो मूवमेंट बंद हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी बराबर हो गया। तो ये तब तक होगा ऑस्मोसिस जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हमने ऑस्मोसिस देख लिया, अब प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूँ 3, ये सेल वॉल है, तीनों को अलग टाइप के सॉल्यूशन में रखा है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपरटोनिक ले रहे हैं सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो पानी का कंसंट्रेशन वहां पे कम होगा। ये था सेल के बाहर का एनवायरनमेंट। सेल के अंदर क्या होगा? वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि वाटर कहाँ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर, तब हम बात कर रहे थे वाटर के कंसंट्रेशन की। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो अभी भी वाटर का कंसंट्रेशन है जो वो सेल के अंदर ज्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा? जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। में ध्यान रखना, बार बार वाटर कह रहा हूं, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम कहाँ पे है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल के बाहर। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ। तो जब वाटर बाहर मूव करता है तो जो वो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिकुड़ जाती है, श्रंक हो जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी सिकुड़ी सी हो जाती है, श्रंक हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये था पहला केस। अब आप कहोगे सर सेल मेम्ब्रेन श्रंक होगी, सेल वॉल क्यों नहीं होती? भैया नाम में ही वॉल है, दीवार है, टूटती नहीं है, ऐसे अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है उसकी। अब जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब बराबर, बाहर भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उतना ही जितना अंदर, बाहर भी वाटर का कंसंट्रेशन उतना ही जितना अंदर, तो यहाँ पे बराबर मूवमेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? नॉर्मल रहेगी। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स अंदर आए वाटर के, तो 10 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। तीसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम। क्या कम? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम। कहाँ पे कम? सेल के बाहर। ये यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है कम है। तो यदि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर कम है तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा? वाटर जो है बाहर से अंदर आएगा। अब यहाँ पे पानी अंदर आया और आया और आया, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाया, फूल गई। 1 2 3 4 इतने सारे मॉलिक्यूल आके धक्का देने लगे, फूल गई। इसको कहते हैं टर्जिट। सेल फूला हुआ है और प्रेशर जो लगता है उसको कहते हैं टर्जर प्रेशर। टफ है, नाम से दिख रहा है, फूल गया। ये फ्लैसिड होता है जो नॉर्मल, अंदर बाहर बराबर होता है। पहला वाला जो होता है वो होता है प्लाज्मोलाइज्ड। नाम से बीमारी का नाम लग रहा है, बीमार तो होगा ही, सिकुड़ा सा। तो ये थे तीनों केस। प्लाज्मोलाइसिस जब होता है तो प्लाज्मोलाइज सेल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन श्रंक हो जाती है। हमने शॉर्ट डिस्टेंस देख लिया, डिफ्यूजन देखा, उसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, वाटर रिलेशन देखी, ऑस्मोसिस देखा, प्लाज्मोलाइसिस देखा। एक चीज और देख लेते हैं, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? फूलना। किसका फूलना? लकड़ी का फूलना। अब जैसे घर के दरवाजे होते हैं, मैं दरवाजा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दरवाजे क्या होते हैं? गर्मियों में तो नॉर्मल, ये नॉब है, नॉर्मल रहते हैं। बारिश में क्या होता है? मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है। ये जो वुड है ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेती है, इम्बिबिशन कर लेती है, फूल जाती है, तो गेट लगता नहीं है, कई बार अटकने लग जाता है तो हम उसको घिसवाते हैं। अब इसी की जो एप्लीकेशन है कि धरती है, मतलब सॉइल है, मतलब उसमें हमने बीज डाला, सीड डाला, सीड क्या हुआ? अंदर चला गया। अब इसमें पानी डाला हमने, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो सीड है ये जर्मिनेट हो गया, धरती फाड़ के बाहर निकल गया। मतलब इतनी पावर कहाँ से आई उसमें? ये जो जर्मिनेशन हुआ है, धरती के अंदर डाला था हमने, धरती के बाहर निकल गया, उसमें इतना पावर कैसे आई? यही प्रॉपर्टी है इम्बिबिशन। अब लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या कहें, ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस में आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में कौन सी आती है? रूट प्रेशर की थ्योरी आती है, और एक आती है ट्रांसपिरेशन पुल की थ्योरी, जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूट प्रेशर वाली थ्योरी जो जाइलम की है, और जो ट्रांसपिरेशन पुल वाली थ्योरी जो जाइलम की है, वो तब होगी ना जब जाइलम तक पानी पहुंचेगा। बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, इसमें जाइलम राइट साइड में एकदम एंड पे है, और उससे पहले ये एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर बीच में ये एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, तब जाके जाइलम आता है। पानी जो है ये रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स के बाद आता है एपिडर्मिस में पानी। ये प्लाज्मोडेस्माटा है। एपिडर्मिस से फिर निकल के कॉर्टेक्स,
एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फिर जाइलम में जाता है पानी और जाइलम से ऊपर जाता है। और इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट, जो ये सेल के बीच में से निकल के आ रहा है। सिम का मतलब होता है साथ, प्लास्ट का मतलब होता है सेल, तो सेल के साथ में जाता है, ये सेल के साथ में जा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसी का दूसरा होता है रूट, ये साइड से इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाता है, ये दो सेल के बीच में से जाता है। ये यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है, ये यहाँ पे एंडोडर्मिस में क्या होती है, कैस्पिरियन स्ट्रिप, ये आगे जाने नहीं देती है, तो फिर इसको मजबूरन अंदर से होके जाना पड़ता है। सिर्फ एंडोडर्मिस में अंदर होता है, फिर बाद में वापस बाहर चल जाता है पेरिसाइकल में और फिर जाता है जाइलम में, ये ऐसे। तो इस वाले मूवमेंट को कहते हैं एपोप्लास्ट। एपो मतलब अवे फ्रॉम सेल, प्लास्ट मतलब सेल, तो अवे सेल से दूर से जा रहा है ना, अंदर से नहीं जा रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये रूट है, हमने पानी डाला, ये रूट की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे रूट हेयर है, इसने पानी एब्जॉर्ब किया, रूट तक गया, रूट को काट के देखा तो ये कुछ ऐसी दिखी, ये रूट हेयर बना रहा हूं मैं। तो यहां से पानी आया, सबसे पहले कहां आएगा, एपिडर्मिस पे, फिर कॉर्टेक्स पे, एंडोडर्मिस पे जहां पे कैस्पिरियन स्ट्रिप है, उसके बाद जाएगा जाइलम पे। और अच्छे से देख लेते हैं, यहां से पानी आया, ये सिम्प्लास्ट वाला है कि बीच में से जा रहा है, सेल के अंदर से जा रहा है, जाइलम तक पहुंच गया, ये था सिम्प्लास्ट। अब एपोप्लास्ट में क्या होता है, ये सेल के साइड से जाता है, ये दो सेल के बीच में से, पर यहाँ कैस्पिरियन स्ट्रिप आती है तो इसको अंदर से जाना पड़ता है और तब जाके ये जाइलम में पहुंचता है। अभी तो ये जाइलम तक पहुंचा है, ये मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे पानी गया सबसे पहले ये एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स से जाता है, फिर एंडोडर्मिस से जाता है और फिर पेरिसाइकल पे आता है। पेरिसाइकल से फिर ये आता है जाइलम पे, और जाइलम पे आने के बाद ये जाइलम है, ये ऊपर जाता है। अब जाइलम तक पानी पहुंच गया है। अब रूट प्रेशर की बात करते हैं और ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हैं। रूट प्रेशर में क्या होता है, ये रूट बना रहा हूं मैं, ये रूट हेयर है, ये जाइलम है, जाइलम तक पहुंच रहा है पानी, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया पानी। जाइलम तक एक मॉलिक्यूल पहुंचा, दो पहुंचे, तीन पहुंचे, चार पहुंचे, बहुत सारे पहुंचे, तो क्या होता है, ये गिलास है, गिलास में मैंने यहाँ नीचे ही नीचे प्लास्टिक का गिलास है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो गिलास भरना चालू हो जाएगा, पानी ऊपर आने लग जाएगा, ऊपर गया पानी। वैसे ही रूट हेयर पानी अंदर भेज रही है जाइलम के पास, तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा रूट पे, तो पानी ऊपर जाएगा ना, एक मॉलिक्यूल आया, दो मॉलिक्यूल आया, ऐसे करके पानी ऊपर चला गया, ये स्मॉल हाइट तक ही जा पाता है। इससे पानी जो है, अब अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना पहुंचा लोगे, तो यहाँ पे लीफ पे ये पहुंच जाता है पानी, ये पानी यहाँ तक आ जाता है। ये स्टोमेटा रहते हैं, ये ओपन रहते हैं दिन में, तो पानी यहाँ से निकल भी जाता है जो आया। धूप में अब जो पानी निकला है, धूप ज्यादा रहेगी, भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं क्योंकि प्लांट सरफेस से पानी जा रहा है। तो धूप में तो क्या हो गया, जो पानी निकला वो था धूप में, इवेपोरेट हो गया। अब जब धूप नहीं होती है, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह सुबह एकदम 4:30 5 बजे जब सूरज निकला ही होता है, चंदा मावस होगा, सूरज चाचू लगभग जागते ही हैं, तब क्या होता है, स्टोमेटा तब भी खुले, H2O तो निकला होगा, इवेपोरेट नहीं हो पाता है। पर इवेपोरेट नहीं होता है तो क्या होता है, देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, मतलब H2O जो है यहाँ पे गटेशन होता है, जो ओस की बूंदे जमती है ना सुबह सुबह, वो इस वजह से होती है। जाइलम में हमारी रूट वाली थ्योरी हो गई, रूट प्रेशर वाली। अब हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन पुल वाली थ्योरी को। अब हम ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में जानते हैं। ये पेड़ है, इसमें पत्तियां होंगी, ये पत्तियों में स्टोमेटा होंगे, ये रूट्स हैं, यहाँ पे लीव है। हमने पानी डाला, पानी रूट में गया, रूट ने एब्जॉर्ब किया और पानी को जाइलम से होते होते लीफ तक पहुंचाया। अब दिन के समय, डे टाइम में क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो खुला रहता है, ओपन रहता है। ओपन होने की वजह से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। जो पानी हमने नीचे रूट में डाला था वो लीफ में आते हुए स्टोमेटा से दिन के समय बाहर चला जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तक तो हमें बात समझ में आ गई कि जो हमने पानी रूट में डाला था वो स्टोमेटा से बाहर चला गया, उसे ट्रांसपिरेशन कहा। अब एक चीज और समझते हैं, जो एनवायरनमेंट में H2 है, मान लो 3-4 मॉलिक्यूल है, और जो लीफ के अंदर है, जो ताजे ताजे रूट से आए, वो 40-50 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन H2O का लीफ के अंदर ज्यादा है और एनवायरमेंट में कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीफ से स्टोमेटा के जरिए एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि डिफ्यूजन होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर। तो लीफ में ज्यादा कंसेंट्रेशन है H2O का और एनवायरनमेंट में लोअर है, तो लीफ से एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे। ये ट्रांसपिरेशन हो गया। पुल क्यों कहा गया, अब ट्रांसपिरेशन जब हुआ, जब H2O निकल गया बाहर एनवायरनमेंट में, तो पीछे वो वैक्यूम क्रिएट करके गया, जिसकी वजह से पुल हुआ। हम और अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पानी था रूट में, ऊपर गया, पर ये ऐसे नहीं जाता है, एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एक H2O का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये साथ में
जुड़ कर जाते हैं। ये पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, ये एक के पीछे एक जाते हैं, चिपक के जाते हैं। इसको कोहेसिव पोर्स कहते हैं, एक दूसरे से चिपकने को। आगे समझेंगे हम कि ये जाइलम है। जाइलम के अंदर क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ये ट्रैकिया बना दिया। अब यहाँ पे ये H2O मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने। ये एक दूसरे से जब चिपकते हैं ना, इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेशन, कोहेशन का मतलब एक दूसरे से अटैच होना। एक H2O दूसरे H2O की तरफ अट्रैक्टेड है, ये चिपक के रहना। तो ये हो गई पहला कोहेसिव फोर्स, कोहेशन। दूसरी चीज होती है सरफेस टेंशन। इनका जो गोल शेप होता है, सरफेस टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब कि ट्रैकिया से जुड़े रहना। एक तो कोहेसिव होती है आपस में जुड़े रहना, दूसरी होती है एडहेसिव, ट्रैकिया से जुड़े रहना। अब ये ट्रैकिया से क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि H2O और ट्रैकिया दोनों पोलर हैं, एक जैसे नेचर के हैं, तो इसलिए अट्रैक्शन होता है वहां पे। इसलिए इसको कोहेशन, सरफेस टेंशन का टेंशन, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, और ट्रांसपीरेशन जब होता है वैक्यूम क्रिएट होता है, पुल भी हो रहा है, तो इसको कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल मॉडल भी कहते हैं, और शॉर्ट भाषा में ट्रांसपीरेशन पुल कह सकते हैं। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। ये जाइलम था, जाइलम से लीफ तक गया, लीफ ने फिर स्टोमेटा से H2O निकाला, लीफ तक गया पानी। अब मान लो कि जो हमने H2O डाला है वो 10 लीटर डाल रहे हैं, मान लो 10 में से क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है ना स्टोमेटा के थ्रू, 10 में से 9 लीटर वो उड़ा देता है पानी। 9 लीटर वेपोरेट हो जाता है 98 से 99% तक। वो बचा हुआ जो 1% पानी रहता है ना, उससे ये पूरी चीजें होती है। फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ 1% से, प्लांट ग्रोथ होती है उसी 1% से। अब जाइलम बोलता है स्टोमेटा को, यार भाई तो खुला रहता है, 90% मेरी मेहनत, 99% मेरी मेहनत तू वेस्ट कर देता है, मतलब कि 99% पानी वो उड़ा देता है। फिर स्टोमेटा कहता है भैया देख, मेरे खुलने की वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे खुलने की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 O2, वो भी तो जरूरी है। अगर मैं नहीं खुलूंगा, तेरा वाटर जो तूने भेजा है वो बाहर नहीं उड़ेगा, तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी? CO2 नहीं लूंगा तो ग्लूकोज कौन बनाएगा? C3 साइकिल, C4 साइकिल कौन चलाएगा? ATP कौन जनरेट करेगा? एनर्जी कहां से आएगी? तो स्टोमेटा को तो खुला रहना पड़ता है, और खुले रहने की वजह से 99% पानी उड़ जाता है, और जो 1% पानी है वो प्लांट ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस में लगता है। हमने जाइलम की दोनों थ्योरी देख ली, एक रूट प्रेशर वाली और दूसरी ट्रांसपीरेशन पुल वाली। जाइलम क्या करता है? H2O के अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको भी ले जाना करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं कुछ, पर मेनली H2O। अब H2O में मिनरल्स घुलनशील होते हैं तो वो भी साथ में चल जाते हैं। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। पानी तो मिल गया, फूड जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कौन सी? सुक्रोज। बनाता, स्टोर करता। अब बनता तो ग्लूकोज है, स्टोर सुक्रोज के फॉर्म में होता है। हम यहाँ पे स्टोर नहीं कह सकते, स्टोर वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। दो चीज बता रहा हूं, समझना। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? ग्रीन पार्ट जो लीव्स हैं वहां पे हो रहा है, तो जो ग्लूकोज बना वो लीव्स में बनेगा, ग्रीन पार्ट में बनेगा, और वो स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। एक्चुअली क्या होता है, अपन ने ग्रीन पार्ट में बना लिया ग्लूकोज, उसको स्टोर कर लिया स्टार्च के रूप में, पर एनर्जी तो दूसरे पार्ट को भी चाहिए जो नॉन ग्रीन है, जैसे कि रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, जो बाहर के बड़े हो जाते हैं पेड़, टहनी कहते हैं जिसे, वो हो गई। वहां पे एनर्जी कैसे पहुंचाएंगे? तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टार्च का, तब वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, और तब जाके उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कहें, ट्रांसलोकेशन कहें, एक जगह से दूसरी जगह। अब ये चीज क्या होती है? मास में जाती है इकट्ठी एक साथ। ये हमने पेड़ बना लिया, फिर से लीफ बनाया, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जो मैंने अभी बताया वही बता रहा हूँ वापस से। फूड बनता है, फूड ग्लूकोज जो बनता है उसे कहते हैं। अब ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। ये लीफ है, ये यहाँ पे सुक्रोज है, सोर्स है यहाँ पे। सोर्स मतलब जहाँ पे वो चीज मौजूद है, और सिंक मतलब जहाँ पे जी चीज मौजूद नहीं वहां तक ले जानी है। अब सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है बल्क में, फ्लोएम के थ्रू। ये हमने फ्लोएम बना दी, रूट से लेकर लीफ तक फ्लोएम के सेल्स हैं। अब लीफ में सुक्रोज मौजूद है, सुक्रोज जाता है फ्लोएम पे, फ्लोएम को कह सकते हैं ट्रक। सुक्रोज ट्रक में लादना होता है तो ATP की जरूरत होती है। अब ये मान लो ये फ्लोएम है, सुक्रोज बाहर लीफ में पड़ा हुआ है, फ्लोएम तक पहुंचाना है, ATP लगेगा, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी लग रही है।
हम इसको और अच्छे से समझते हैं और फ्लोएम जाइलम दोनों का रोल क्या होता है यहाँ देखते हैं। ये जाइलम में H2 आ रहे हैं अपने, और फ्लोएम में अभी अभी सुक्रोज के मॉलिक्यूल चढ़ रहे हैं ATP की मदद से। हमाली लगती है ना, मजदूरी लगती है ट्रक में सामान चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम के अंदर अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सुक्रोज के मॉलिक्यूल आ गए, और जो जाइलम है वहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं है, तो क्या होगा, H2O इधर आएगा फ्लोएम के पास। या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, जो फ्लोएम था वहां पे H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, वहां पे H2O का लो कंसंट्रेशन था, और जाइलम में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि वो तो ले जाता ही H2O। तो फिर H2O ने क्या देखा कि भैया वहां मॉलिक्यूल्स कम है फ्लोएम में, तो क्या करेगा, H2O हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ जाइलम से फ्लोएम की तरफ जाता है H2O। अब इससे क्या होता है, अब फ्लोएम में जैसे ही H2O आ गया, फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है कहाँ पे, सोर्स पे, जहां से सुक्रोज चढ़ा लीफ में, है ना, यहाँ पे सोर्स पे है ना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और वहां सिंक में, मान लो रूट है, सिंक रूट तक ले जाना है, वहां ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। ये यहाँ सोर्स से, ये ब्लू से बता रहा हूं मैं, यहाँ सिंक तक चला गया। अब सिंक में क्या चीज हो रही होती है हम अलग से देखते हैं। सिंक में भी जाइलम फ्लोएम है, सिंक की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ मैं पार्ट जूम करके बता रहा हूँ। अब सुक्रोज आ गया यहाँ फ्लोएम तक, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी थे। अब यहाँ सिंक तक आ गए, अब अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग भी ATP की मदद से होगी। सुक्रोज सारे फ्लोएम से बाहर चले जाते हैं, बचते हैं क्या वहां पे, वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जाने की वजह से फ्लोएम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हुआ। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जाइलम में क्या होगा, H2O का कंसंट्रेशन कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए फ्लोएम से H2O जाइलम की तरफ जाएंगे। सॉल्यूट निकलने की वजह से जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ। अब जाइलम के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये H2O मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, और वापस से वही इक्विलिब्रियम आ गया, सेम पिक्चर आ गई। जो जाइलम से हमने H2O लिए थे वो वापस चले गए। और सुक्रोज को उतरने के लिए भी ATP चाहिए, अनलोड होने के लिए भी। यही था आज की इस लेक्चर में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए रियलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।